महाराष्ट्र के अकोला का एक घना जंगल और आसमान से लगातार निगरानी करते हुए हाईटेक ड्रोन। बिल्कुल, और उसी वक्त जमीन पर लगातार 48 घंटे से खाक छानती हुई पुलिस की टीम है। हाँ, मतलब ये सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन असल में ये एक 10 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद आरोपी को पकड़ने का एक असली और बहुत ही जमीनी ऑपरेशन था। एकदम सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें पेश करता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो हमारी आधुनिक तकनीक और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सफलता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा जघन्य अपराध है जो किसी की भी मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह झकझोर कर रख दे। बिल्कुल, मतलब तकनीक और व्यवस्था की इस जीत के बावजूद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा होता है कि क्या बेटियां सच में सुरक्षित हैं? और इसी सवाल की गहराई तक जानने के लिए आज की हमारी ये चर्चा जस्टिस फॉर द इनोसेंट ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन क्राइम नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर केंद्रित है। हाँ, और सुनने वालों को मैं बता दूं कि इस लेख में अकोला की घटना को बस एक शुरुआती बिंदु के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिए समाज, कानून और बाल सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। बिल्कुल, और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि हमारा मिशन सिर्फ इस स्रोत सामग्री में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और विचारों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करना है। एकदम सही। हम यहाँ किसी भी विशेष विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा काम बस उस जानकारी और दृष्टिकोण को सामने रखना है जो इस लेख में है, ताकि हम सभी इस संवेदनशील विषय को तार्किक रूप से समझ सकें। तो अकोला की घटना के विवरण से ही शुरुआत करते हैं। अगर हम उस पर गौर करें तो ये पूरी स्थिति एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाती है। हाँ, मतलब आप देखिए कि एक 10 साल के बच्ची के साथ अपराध होता है और अपराधी कानून से बचने के लिए सीधे घने जंगलों में भागकर छिप जाता है। और फिर पुलिस बिना कोई समय गंवाए 48 घंटे का एक ऐसा ऑपरेशन चलाती है जिसे हम कह सकते हैं कि ये तो भूसे के विशाल ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। मतलब एक घने जंगल में एक इंसान को खोजना कोई आसान काम थोड़ी है। वहाँ ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करता है कि अपराधी कानून की पहुंच से बाहर न जा सके। हाँ, और आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो भी जाती है। तो मतलब अगर एक सामान्य नजरिए से देखा जाए तो एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने अपनी जांच की और अपराधी पकड़ा गया, तो केस क्लोज्ड हो गया ना। यही तो बात है। एक आम आदमी को लगेगा कि बस एक अपराध की खबर आई और उसका कानूनी समाधान निकल गया, लेकिन ये लेख इस सफलता को अंतिम सत्य नहीं मानता है। अच्छा, तो इतनी त्वरित गिरफ्तारी के बावजूद लेख इसे एक साधारण क्राइम रिपोर्ट मानने से इनकार क्यों कर रहा है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। अकोला में जो ये पुलिस ऑपरेशन हुआ वो व्यवस्था का एक रिएक्टिव या कह लें कि प्रतिक्रियात्मक कदम है। रिएक्टिव कदम मतलब व्यवस्था तब हरकत में आई जब नुकसान पहले ही हो चुका था। बिल्कुल, यही पॉइंट है। एक मासूम बच्ची के साथ एक अकल्पनीय घटना घट चुकी थी। अपराधी का पकड़ा जाना न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम जरूर है, लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि समाज में ऐसी घिनौनी मानसिकता खत्म हो गई है। ये बात तो सोचने वाली है। अगर हम इस पूरी स्थिति को एक जंगल के रूप में देखें तो अपराधी का पकड़ा जाना ऐसा है जैसे किसी जहरीले जंगली पेड़ की बस एक डाल को काट देना। अच्छा, डाल कटने से वो पेड़ कुछ समय के लिए खतरनाक नहीं लगता, लेकिन जो असली समस्या है वो उस पेड़ की जड़ें हैं, है ना? बिल्कुल सही, वो जड़ें जो जमीन के काफी नीचे तक फैली हुई हैं। और ये लेख असल में इन्हीं अदृश्य जड़ों की बात कर रहा है। जब तक वो जड़ें मौजूद हैं तब तक कोई भी तकनीकी जानकारी या पुलिसिया सफलता हमारे समाज को पूरी तरह सुरक्षित नहीं बना सकती। ये जहरीले पेड़ और उसकी अदृश्य जड़ों वाली एनालॉजी स्थिति को बहुत ही स्पष्ट कर देती है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अपराधी को जेल भेज देने से वो सामाजिक ढांचा नहीं बदलता जो उस अपराधी को पैदा करता है या उसे ऐसे काम करने की हिम्मत देता है। एकदम सही। और यहीं से ये तर्क हमें लेख के सबसे कड़वे और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हिस्से की तरफ ले जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो हिस्सा। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सीधा तथ्य रखा गया है कि ऐसी घटनाएं तो हर दिन होती हैं। बिल्कुल, हर दिन होती हैं, लेकिन इनमें से खबर कितनी बन पाती है? बहुत ही कम। बाकी बहुत से मामलों को तो पूरी तरह से दबा ही दिया जाता है। यार, ये तो मुझे एक आइसबर्ग या हिमखंड की याद दिलाता है। आइसबर्ग? हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है ना? मतलब अकोला जैसी जो घटनाएं मुख्यधारा की खबर बन जाती हैं,
वो सिर्फ उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है जो हमें पानी के ऊपर नजर आता है। बिल्कुल, और वो हिस्सा बहुत छोटा होता है। हाँ, लेकिन जो असली खतरा है, जो मामले दबा दिए जाते हैं, वो पानी के नीचे का वो विशाल अदृश्य हिस्सा है जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यही जड़ें हैं जो लगातार फैल रही हैं और समाज को खोखला कर रही हैं। एकदम सही। और ये अदृश्य हिस्सा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये अपराधियों के हौसले को और बढ़ा देता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई मामला दबा दिया जाता है तो अपराधी को क्या संदेश मिलता है? उसे लगता है कि वो कुछ भी करके बच सकता है, समाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक बात है। लेख ऐसी रोजमर्रा की सच्चाई को उजागर करता है। अकोला की घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे समाज की एक बहुत बड़ी आबादी रोज चुपचाप सहने को मजबूर है। जो मामले सामने नहीं आते, वो इसलिए गायब नहीं होते कि वो कभी हुए ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ एक ऐसा आवरण या कह लें कि दीवार बना दी जाती है जिसे भेद पाना पीड़ित के लिए लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में सोचें, तो क्या सिर्फ ये कहना सही है कि समाज पूरी तरह से चुप है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब भी अकोला जैसी कोई घटना मुख्यधारा की मीडिया में आती है, तो हम देखते हैं कि लोगों में भारी गुस्सा फूट पड़ता है। मतलब सोशल मीडिया पर बहुत आक्रोश देखने को मिलता है। हाँ, लोग हैशटैग चलाते हैं, कड़े दंड की मांग करते हैं। बिल्कुल, चारों तरफ एक उबाल सा नजर आता है। तो अगर लोग इतने मुखर होकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो लेख ये क्यों कह रहा है कि जरूरत सिर्फ गुस्सा दिखाने की नहीं है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि कम से कम अब समाज चुप तो नहीं बैठा है? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है, और वो जो गुस्सा है वो वास्तविक भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेख जिस कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है वो ये है कि गुस्सा और जागरूकता ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। अच्छा, थोड़ा समझाएं इस बात को। सोशल मीडिया का वो जो आक्रोश है, ये जो क्षणिक गुस्सा है, वो एक जंगल की आग की तरह होता है। वो बहुत तेजी से भड़कता है, चारों तरफ रोशनी भी कर देता है, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे ही खबरों का चक्र बदलता है या कोई नई न्यूज़ आती है, हमारा वो गुस्सा किसी नई घटना की ओर मुड़ जाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो मामले हर दिन दबाए जा रहे हैं वो इस क्षणिक गुस्से के कारण नहीं दब रहे हैं। तो फिर वो क्यों दब रहे हैं? वो इसलिए दब रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत ही व्यवस्थित डर है, एक सामाजिक कलंक है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। वो स्टिग्मा मौजूद है वहां पर। किसी खबर पर 2 दिन सोशल मीडिया पर गुस्सा कर लेने से उस पीड़ित परिवार का डर खत्म नहीं हो जाता, जिसे असल जिंदगी में अपने ही मोहल्ले में बदनामी का सामना करना पड़ता है। बात तो एकदम सही है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो गुस्सा है वो बस एक प्रतिक्रिया है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उन अदृश्य जड़ों की बात करें जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, तो आखिर वो कौन से कारण हैं जो एक परिवार को इतना बड़ा अपराध छिपाने पर मजबूर कर देते हैं? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। मतलब एक माता पिता का जो सबसे स्वाभाविक गुण है वो तो अपने बच्चे की रक्षा करना और उसे न्याय दिलाना होना चाहिए ना। फिर ऐसा क्या हो जाता है जो स्वाभाविक गुण पर भी भारी पड़ जाता है और मामलों को दबाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तंत्र काम करता है, और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है इज्जत या सम्मान का वो झूठा और गलत पैमाना जो इस समाज ने खुद तय कर रखा है। इज्जत का पैमाना मतलब पीड़ित परिवार की इज्जत? हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में होता क्या है कि अपराध का जो कलंक है वो अपराधी के माथे पर लगने के बजाय सीधे पीड़ित और उसके परिवार के माथे पर मढ़ दिया जाता है। ये तो समाज की बहुत ही घिनौनी सच्चाई है। बिल्कुल। परिवार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो समाज उन्हें किस नज़र से देखेगा, उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा। और शायद यही वो डर है जो उन्हें चुप करा देता है। सिर्फ समाज का डर ही नहीं है, इसके अलावा हमारी न्याय व्यवस्था की जो एक बहुत लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है वो भी एक बहुत बड़ा अवरोध है। हाँ, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, अदालतों के धक्के खाना, ये सब आसान तो नहीं है। और अदालत में वकीलों के वो तीखे और कई बार बहुत ही असंवेदनशील सवालों का सामना करना पड़ता है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देता है जहाँ पीड़ित परिवार को लगने लगता है कि न्याय मांगने की सज़ा
तो खुद उस अपराध से भी ज्यादा बड़ी है। ये सच में एक बहुत ही भयानक चक्र है। मतलब व्यवस्था की जटिलता और समाज का एक क्रूर रवैया, ये दोनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षित कोना बना देते हैं जहां अपराधी बिना किसी खौफ के आराम से पनप सकते हैं। एकदम सही। और इसी संदर्भ में हमें स्रोत सामग्री के अगले हिस्से को समझना होगा, क्योंकि लेख सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकता, बल्कि इस स्थिति को बदलने के लिए एक बहुत ही सीधा आह्वान करता है। हाँ, मैंने ध्यान दिया कि इसमें दो मुख्य बातों पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। पहला है अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून और त्वरित न्याय, मतलब स्पीडी जस्टिस की मांग। और दूसरा है समाज के द्वारा अपनी इस चुप्पी को तोड़ने का आह्वान। लेख एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी देता है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल कोई और परिवार बिल्कुल इसी दर्द से गुजरेगा। हाँ, ये चेतावनी बहुत गंभीर है। अब अगर हम इसके पहले हिस्से की बात करें, यानी सख्त कानून और त्वरित न्याय की, तो ये तो पूरी तरह से हमारी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का काम है। लेकिन लेख बार बार समाज की भूमिका पर लौट कर आता है। ऐसा क्यों है? आखिर जब सख्त कानून बन जाएंगे तो भी समाज की भूमिका को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्योंकि देखिए, कानून कभी भी शून्य में काम नहीं कर सकता। कानून एक मशीनरी की तरह है, लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है, वो शिकायत और गवाही के रूप में ये समाज ही तो प्रदान कर सकता है। हाँ, ये बात तो है। बिना शिकायत के तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। आप चाहे कितने भी सख्त कानून क्यों ना बना दें, अगर घटना होने पर कोई पुलिस स्टेशन तक ही ना जाए, कोई भी गवाह अदालत में सच बोलने को तैयार ना हो, तो वो सारे सख्त कानून सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएंगे। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। स्रोत सामग्री का पूरा जोर इसी बात पर है कि चुप्पी तोड़ना केवल कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये कानूनी प्रक्रिया को सक्रिय करने की सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। मतलब जब तक समाज उन अदृश्य मामलों को बाहर नहीं लाएगा जिन्हें लगातार दबाया जा रहा है, तब तक हमारी व्यवस्था पूरी तरह से अंधी और बहरी बनी रहेगी। बिल्कुल सही। तो व्यवहारिक स्तर पर अगर हम बात करें तो इस चुप्पी को तोड़ने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है ना? लेकिन जब बात किसी व्यक्ति विशेष के अपने परिवार या अपने पड़ोस की आती है तो अक्सर लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो एक आम नागरिक के स्तर पर वो कौन सा व्यवहारिक बदलाव है जो स्रोत सामग्री के अनुसार इस जहरीली जड़ को काटने का काम कर सकता है? देखिए, इसकी व्यवहारिक शुरुआत बिल्कुल वही से होती है जहां से उस डर का जन्म होता है, यानी कि हमारा अपना नजरिया। हाँ, चुप्पी तोड़ने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि पीड़ित के ऊपर से वो जो शर्म और कलंक का बोझ है ना, उसे हटाकर पूरी तरह से अपराधी के ऊपर डाल दिया जाए। मतलब समाज को अपना चश्मा बदलना होगा। बिल्कुल। जब किसी मोहल्ले या स्कूल या परिवार में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने आती है, तो समाज का पहला रवैया पीड़ित पर सवाल उठाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बिना शर्त अपना समर्थन देने का होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक पीड़ित परिवार को ये विश्वास हो जाए कि शिकायत करने पर समाज उनका बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ एक ढाल बन के खड़ा रहेगा, तो शायद वो व्यवस्था के सामने जाने का साहस जुटा पाएंगे। एकदम सही। स्रोत सामग्री के अनुसार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का अर्थ केवल उन्हें शारीरिक रूप से सुरक्षित रखना भर नहीं है। तो और क्या है? इसका अर्थ यह भी है कि उनके लिए एक ऐसा मानसिक रूप से सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए जहां वे बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात कह सकें। ये बात तो उस चेतावनी को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है जो लेख में दी गई है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल किसी और को यह दर्द झेलना होगा। बिल्कुल। और ये केवल भावनाओं को उभारने वाली कोई लाइन नहीं है, ये एक सीधा साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट है। हाँ, मतलब अगर आज किसी एक मामले को सामाजिक प्रतिष्ठा या इज्जत के डर से दबा दिया जाता है तो अपराधी तो आजादी घूम रहा है ना, उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो ये समझ जाता है कि इस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना डर है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो बेखौफ होकर अगला अपराध करता है। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज की हमारी चुप्पी सीधे तौर पर कल के एक नए अपराध का खुला निमंत्रण है। एकदम सही कहा आपने। और यही कारण है कि ये लेख सिर्फ पुलिस या सरकार की आलोचना करके ही नहीं रुक जाता। पुलिस ने अकोला में 48 घंटे में अपना काम कर दिया, जो उनकी क्षमता को भी दर्शाता है। हाँ, वो तो हमने देखा ही। लेकिन लेख हमें ये आईना भी दिखाता है कि जब व्यवस्था अपना काम सही से कर भी रही हो, तब भी एक बहुत बड़ा सामाजिक खालीपन है
जिसे केवल हमारी चेतना ही भर सकती है। और उस क्षणिक गुस्से को एक निरंतर जागरूकता में बदलना होगा ना। है ना? बिल्कुल। और जागरूकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रोज मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आएं। तो फिर असली जागरूकता क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो रोजमर्रा की बातचीत है, बच्चों की जो परवरिश है और अपने आसपास की घटनाओं को देखने का जो हमारा नजरिया है, उसमें एक सतत सतर्कता होनी चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात है। इस पूरी विस्तृत चर्चा में आज हमने जो यात्रा की है वो सच में बहुत ही विचारणीय है। बिल्कुल। हमारी शुरुआत हुई थी अकोला के एक भौतिक जंगल से, जहां ड्रोन्स और पुलिस की 48 घंटे की मेहनत ने एक बहुत ही शातिर छिपे हुए अपराधी को खोज निकाला था। वहां हमने ये देखा कि कैसे आधुनिक तकनीक और मजबूत इच्छा शक्ति ने एक असंभव से लगने वाले काम को संभव कर दिया। हाँ, लेकिन फिर हमने स्रोत सामग्री के जरिए ये भी समझा कि केवल एक अपराधी का पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि समस्या जड़ से खत्म हो गई है। बिल्कुल, वो तो सिर्फ उस जहरीले पेड़ की एक टहनी का कटना था, जबकि वो गहरी जड़ें अभी भी जमीन में मौजूद हैं। और उन जड़ों को हमने रिपोर्टेड किए गए मामलों और दबा दिए गए अदृश्य मामलों के बीच के उस खतरनाक अंतर से समझा। हाँ, वो आइसबर्ग वाली बात। ये स्पष्ट हो गया कि समाज में इज्जत का वो जो झूठा डर है और न्यायिक प्रक्रिया की जो थका देने वाली बाधाएं हैं, वो सब मिलकर एक ऐसा आवरण बनाती हैं जो असल में अपराधियों की ही रक्षा करता है। बिल्कुल। साथ ही हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला गुस्सा एक बस तात्कालिक प्रतिक्रिया है, जबकि हमारी असल जरूरत उस गहरी और निरंतर जागरूकता की है जो समाज को हर स्तर पर हमेशा सतर्क रखे। एकदम सही। और इसके बाद हमने समाधान के उन दो प्रमुख स्तंभों पर बात की जो स्रोत सामग्री में प्रस्तुत किए गए हैं। एक तरफ सख्त कानून और तेज न्याय की जायज मांग, और दूसरी तरफ समाज द्वारा अपनी चुप्पी तोड़ने की वो अनिवार्य आवश्यकता। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत ही अहम है कि जब तक समाज खुद शिकायत और गवाही के रूप में आगे नहीं आता, तब तक कानून की ताकत पूरी तरह से बेअसर ही रहती है। बिल्कुल। और चुप्पी तोड़ना केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि ये वो सबसे कारगर हथियार है जो अपराधी से उसकी सबसे बड़ी ढाल यानी समाज का डर वो छीन लेता है। ये जानकारी केवल किसी एक बीती हुई घटना का विश्लेषण नहीं है। तो ये क्या है? ये असल में उन सभी गहरी सामाजिक खाइयों को भरने का एक बहुत बड़ा आवाहन है, जिनका इस्तेमाल करके ये घिनौने अपराध पनपते हैं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी का एहसास है जो हर उस व्यक्ति के कंधों पर आती है जो इस समाज का हिस्सा है। बिल्कुल। और इस चर्चा को अब एक अंतिम विचार के साथ विराम देना सही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि कैसे अकोला के एक वास्तविक भौतिक जंगल में छिपे अपराधी को ढूंढने के लिए हमारी व्यवस्था ने तकनीक की पूरी ताकत झोंक दी थी। आसमान से हाईटेक ड्रोन उड़े और 48 घंटे में एक इंसान को उस घने जंगल से बाहर निकाल लिया गया, जो कि हमारी तकनीकी प्रगति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल है। लेकिन सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है कि समाज के भीतर एक और बहुत ही घना जंगल मौजूद है, और वो है हमारी चुप्पी का जंगल। ये जंगल पेड़ों या झाड़ियों से नहीं बना है। ये जंगल बना है डर, लोकलाज, संकोच और हमारी उदासीनता से। और इसी जंगल के अंधेरे में हर दिन अनगिनत मामले दबा दिए जाते हैं और अनगिनत मासूम आवाजें हमेशा के लिए गुम हो जाती हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो सवाल यह है कि अगर आज की हमारी तकनीक एक वास्तविक जंगल की गहराई को भेद कर किसी अपराधी को ढूंढ सकती है, तो ये विचार करने का समय आ गया है कि समाज के इस अदृश्य चुप्पी के जंगल को भेदने के लिए हमें आखिर किन नए सामाजिक उपकरणों की आवश्यकता है। बिल्कुल। वे कौन सी नई सोच होगी, कौन सा नया सामाजिक ढांचा होगा जो उन दबाए गए अंधेरे मामलों तक रोशनी पहुंचा सकेगा। क्या वो उपकरण हमारी अपनी बदली हुई मानसिकता है, या फिर एक ऐसा मजबूत समर्थन तंत्र जो किसी भी पीड़ित को कभी खुद को अकेला न महसूस होने दे? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो स्रोत सामग्री से निकलकर आज सीधे हमारे समाज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इस पर चिंतन होना ही चाहिए। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार जब ऐसी कोई भी खबर आपके सामने आए तो सिर्फ उस घटना पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन अदृश्य जड़ों पर जरूर विचार कीजिएगा जो असल में उस घटना को जन्म देती हैं।